आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। सवाल कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन देखिए सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखोगे तो जो 2021 का मॉडल सेट है, जो इस वीडियो में साइंस का मॉडल सेट कवर कर रहे हैं, ओनली 48 क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। और इसी प्रकार हम मॉडल सेट आपको लेकर आएंगे। बस आपको ये टारगेट रखना है कि इस वीडियो को 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो प्रकाश की किरणें वनली जो है सीधी रेखा में गमन करती है इस प्रकार, ठीक है। ना ही तो प्रकाश इस प्रकार नहीं गमन करती है, बल्कि सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी भी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी उत्तल लेंस के लिए जो हमारा फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अगर यहाँ पर अवतल लेंस की जगह पर उत्तल लेंस रहता तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन आप याद करना। और ऋणात्मक का चिन्ह होता है माइनस से और धनात्मक का चिन्ह होता है प्लस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि कौन ऐसे पदार्थ हैं जो लेंस के लिए, लेंस में बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका जो लेंस का प्रयुक्त होगा वो मिट्टी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है? यानी लाल रंग और ग्रीन रंग दोनों को मिला देंगे तो उसको मिलाने पर वर्ण का प्रकाश कैसा उत्पन्न होगा? ऑप्शन देखिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लाल तथा हरे किरणों को मिलाओगे तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो किसी भी दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? यानी प्रकाश के किस रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? ऑप्शन देखिए, बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको तरंग दैर्ध्य अधिक पूछ देगा या कभी कभी तरंग दैर्ध्य आपसे कम पूछ देगा। तो इसका जो रंग होगा वो लाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से निम्नांकित में कौन सत्य है? यानी ओम के नियम से निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है यानी I बराबर V बटे R। I बराबर V बटे R, ये ओम के नियम से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन वाट, वोल्ट, जूल बटे सेकेंड, जूल बटे घंटा। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसको आप लोग W से निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी 10 ओम और 20 ओम को अगर आप जोड़ोगे तो उससे जो जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि 30 ओम होगा। 10 ओम और 20 ओम को अगर आप जोड़ोगे 30 हो गया। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा में संकेत करती है? यानी फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम का अंगूठा है वो किसकी दिशा को संकेत करती है? ऑप्शन धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बल, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है बल की दिशा में संकेत करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी बल की दिशा में फ्लेमिंग के वाम हस्त जिसको हम अंगूठा कहते हैं वो जो है बल की दिशा में संकेत करती है। और फ्लेमिंग के बारे में, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना। 11 नंबर सवाल कहता है कि 1 किलोवाट घंटा यानी kWh
OH तुल्य है। तो 1 किलो वाट घंटा जो तुल्य है वो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल का, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी 1 किलो वाट घंटा जो तुल्य है वो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल का यानी कि तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन जीवाश्म ईंधन से, बायोगैस से, CNG से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी जीवाश्म ईंधन से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन कोयला, जल, सूर्य और परमाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी यानी कि सूर्य को सबसे अधिक स्रोत अनंत तक माना जाता है। क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे हम अवकारक कहेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। भोजन का पचना तथा पकाना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल जो है इनमें से सभी है, यानी H2SO4, सल्फर क्लोराइड भी है, HCl है और HN3 यानी कि तीनों है। इनमें से सभी कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? यानी क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? यह आपको सवाल उल्टा करके दे दिया है कि निम्नलिखित में से pH का क्षारक विलयन का मान देता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, क्षारक विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 13। आप लोग जानते होंगे क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पर 13 है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड होता है अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन। तो अम्लीय विलयन 7 से क्या होता है? कम होता है और उदासीन विलयन 7 के बराबर होता है। और क्षारीय विलयन जो होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग जो परिवर्तित हो जाएगा वो पीला में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? यानी निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन देखिए, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लेड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी कि कॉपर जो है वो उपलब्ध है तार के रूप में, धातु तार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि चाकू से कटने वाला कौन सी ऐसी पदार्थ है? ऑप्शन देखिए, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर आपने पढ़े होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लिथियम। और यहाँ पर सोडियम भी चाकू से काटा जा सकता है। अगर ऑप्शन में रहे सोडियम और लिथियम ना रहे तो सोडियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को संक्षारित होने से बचने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ाई जाती है? यानी कि लोहे को बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है जो आपके लिए लाभकारी होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि शहद लेपन द्वारा चढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन ऐसा अपरूप है जो अधिक कठोर होता है? तो ऑप्शन देखिए, ग्रेफाइट, काजल, हीरा और कोयला। करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन सी, ये जो है हीरा सबसे कठोर होता है और इसको आप अपरूप भी कहते हो। 23 नंबर सवाल है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और या प्रोपेन। तो आप लोग जानते होंगे CnH2n+2 ये किसका सामान्य सूत्र है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये जो है एल्केन के सामान्य सूत्र है। और आपके बोर्ड एग्जाम में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों के बारे में आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड आने की चांस बनती है। 24 नंबर सवाल है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी एक बॉन्ड COOH। COOH देखिए, एक बॉन्ड COOH और इसको जो है ये जो मैनिस के आकार पढ़ाता है इसको आप लोग मैनिस कहते होगे, लेकिन ये जो है एक बॉन्ड कहलाता है। जब आप बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, एल्कीन, एल्कीन के बारे में, IUPAC के बारे में
में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार माना गया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु घनत्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी परमाणु संख्या के आधार में माना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया है ऑप्शन अवायवीय, वायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की जो प्रक्रिया है वो अवायवीय है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 28 नंबर सवाल है, छोटी आंत में मुख्य रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में जो मुख्य रूप से भोजन पचता है उसको क्या कहते हैं? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको हम चाइल कहेंगे, जो हमारा ऑप्शन सी में देख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार से कौन सा भाग का पाचन होता है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, वसा, स्टार्च और न्यूक्लियस आम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है स्टार्च का पाचन होता है। 30 नंबर सवाल देखिए, शरीर के किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? यानी शरीर में किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि साइटोकाइनिन। ये एक ऐसा पादप है जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में परागकण कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पुंकेसर, स्त्री केसर या पंखुड़ी में या बाह्य दल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुंकेसर में पाया जाता है परागकण। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्न में से कौन लैंगिक जनन में संचारित रोग नहीं है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी टाइफाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोग जो है संचारित रोग नहीं है लैंगिक जनन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कोष में होता है, पराग कोष में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पराग कोष में परागकण होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखने तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का टारगेट है जितना हो सके दोस्तों को शेयर करना। देखता हूं कि इस वीडियो में कितना आप लोग प्यार देते हो। अगर ये वीडियो में प्यार मिलता है तो मॉडल सेट 2 वीडियो जरूर लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, 48, 42, 46 और 40। तो इंसान में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है। 36 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ऑप्शन पक्षी, मछली और चिंपांजी और बिल्ली। तो मनुष्य के सबसे यानी कि जो करीब संबंध रहता है वो कौन है? तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि चिंपांजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में यानी एक पोषी स्तर में दूसरे में स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, ऊर्जा की मात्रा घटती है यानी कम होती है, और ऊर्जा की मात्रा स्थित रहती है। इनमें से सभी। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि ऊर्जा की मात्रा स्थित रहती है जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होती है। 38 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ऑप्शन कोयला, ऊर्जा, पानी और लकड़ी। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है ऊर्जा का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पे है? ऑप्शन देखिए, यमुना, नर्मदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ना ही यमुना ना ही नर्मदा में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमि जल का गत का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए नदी, कुआं, तालाब और समुद्र। तो राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली 48 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस मॉडल सेट में कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन देखिए बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या सभी। तो इसमें जो कांच या पानी में जो प्रकाश का वेग होता है वो हमेशा घट जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा कागज जो होता है वो पारभासी होता है। आपने पारभासी के बारे में पढ़े होंगे, जब प्रकाश अपने से होकर प्रकाश के कुछ अंश को पार होने देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये पारभासी का ऑप्शन है तेल लगा हुआ कागज, क्योंकि तेल लगा हुआ कागज से प्रकाश आसानी से नहीं पार होता, लेकिन थोड़ा सा अंश पार होता है, उसी को हम पारभासी कहेंगे। 44 नंबर सवाल देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने के कारण क्या है? तो पानी से जो भरी बाल्टी होता है उसकी गहराई कम दिखता है, वो अपवर्तन के कारण दिखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, F बराबर R/2, F बराबर R/2 सत्य केवल किसके लिए है? ऑप्शन अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए, या समतल दर्पण के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये जो है दोनों के लिए है, यानी अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर सवाल है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक sin I बटे sin R होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 3, 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशिक माध्यम हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी आपने पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है उसी से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ पर उल्टा पूछ दिया सवाल के प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। 48 नंबर सवाल कहता है कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है? यह ऑप्शन लौह, मैग्नीशियम, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो लौह जो है